बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक अध्याय में मुख्य बिंदु एसिटिक अम्ल के बारे में परिचय, परिभाषा, आयुकेशी नाम, बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, शीघ्र सिरका विधि जिसको औद्योगिक रूप से निर्माण करते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अर्थात महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में जो एसिटिक अम्ल है वो भी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। हमारे दैनिक जीवन में इसकी बड़ी महत्व होती है। इसे हम लैब में या सामान्य एथेनॉल से प्राप्त करते हैं। पढ़ने के पहले इसकी सामान्य परिचय, एसिटिक एसिड, इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। इस एसिटिक अम्ल में दो ऐसे भाग हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, CH3 और COOH। अर्थात एक भाग एल्किल मूलक है, दूसरा जो भाग है वो क्रियात्मक समूह है। आप सब जानते हो COOH जो समूह होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियात्मक समूह होती है। कौन से अम्ल की? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियात्मक समूह होता है। इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अब देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियात्मक समूह क्या होगा? COOH डैश COOH होता है। अर्थात एसिटिक अम्ल में COOH समूह उपस्थित होता है। ठीक है। अब आप जो है इसमें क्रियात्मक समूह क्या है मैं पूर्व कालखंड में बता चुका हूं, पुनः एक बार याद दिलाने के लिए बताना चाहूं। क्रियात्मक समूह वह समूह है जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का पहचान कराता है या रासायनिक गुणों पर निर्भर होता है। अर्थात COOH समूह यदि किसी एल्किल मूलक या समूह के साथ में जुड़ जाता है तो स्पेशल या विशेष कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका सामान्य जो सूत्र होगा CH3COOH कहलाता है। दूसरा, इसका हम जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n, CnH2n + 1 और कोष्टक में COOH समूह जुड़ जाएगा इसमें। अर्थात C मतलब कार्बन है, N का तात्पर्य है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या, H मतलब हाइड्रोजन, और 2 मतलब ये अंकों की संख्या 2 होती है, और N का तात्पर्य है इसमें हाइड्रोजन की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। प्लस जुड़ जाता है 1 मतलब 1, जो अंक है वो जुड़ जाता है और इसमें COOH समूह जुड़ जाता है। मान लीजिए हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, C बराबर 1। तो यदि हम C के जगह में यहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये है, C के स्थान पे हम N ले लेते हैं, N बराबर 1, तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा COOH समूह उपस्थित होगा वो पता चल जाएगा। C गुणा 1
हाइड्रोजन 2 गुणा N1 है। इस प्रकार से धन 1 और इसमें क्या जुड़ जाएगा, COOH समूह जुड़ जाएगा। अर्थात हम इसको देखते हैं C गुणा 1 तो C ही होगा, ये C हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या 2 1 कम 2 है ना, और 2 धन 1 कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अर्थात CH3 और इसमें क्या जुड़ जाएगा, COOH जुड़ जाएगा। अर्थात हमें CH3COOH प्राप्त हुआ, CH3COOH प्राप्त हुआ। इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अर्थात हम इसको सामान्य भाषा में इसका नाम जानना चाहें तो इसी को हम क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल कहेंगे। अर्थात एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा CH3COOH। ये तो सामान्य परिचय हो गई। यदि हम इसको संरचना के माध्यम से लिखना चाहें, संरचना सूत्र के माध्यम से लिखना चाहें तो संरचना सूत्र इसका होगा, संरचना सूत्र कार्बन में हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, अर्थात ये एक समूह बना लेता है। उस समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं, अर्थात CH3 सिंगल बंद। उसके बाद में क्या है बच्चों, COOH। तो COOH को हम इस प्रकार लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। अब आपने ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में द्विबंध देख रहे हैं, है ना, तो इसका क्या तात्पर्य होगा। यदि एकल बंध यदि इसमें लगाएं तो क्या काम नहीं चलेगा। यदि हम यहाँ एकल बंध लगाते हैं बच्चों तो वास्तविक में हमारी जो संरचना सूत्र है वो गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, हम और आप सब लोग जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मैं पूर्व कालखंड में भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, पुनः याद दिलाना चाहूं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इन चारों संयोजकता को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए कार्बन और अन्य परमाणु, उदाहरण के लिए कार्बन और अन्य परमाणु कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। इधर से देखते हैं ऑक्सीजन और इधर से देखते हैं तो कार्बन होगा ना। तो कार्बन अपने पास में जो बंध ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए, निश्चित रूप से 4 होगी। ये कार्बनिक यौगिक का एक सिद्धांत है, एक नियम है। आप कहीं भी कार्बनिक यौगिक लिखेंगे, कार्बन के आजू बाजू कहीं भी आप काउंट करिएगा 4 संयोजकता होनी चाहिए। अर्थात यदि हम इसमें गिनते हैं तो 1 2 3 और 4 कार्बन की संयोजकता हो गई। और तो और हम जब आवर्त सारणी में जाते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु आवर्त सारणी में उपस्थित होती है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होती है 8। कितने होगा, 8 होता है। अर्थात इसके बाहरी कक्ष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसी को हम संयोजक सेल या संयोजक इलेक्ट्रॉन या साझा का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहर में होगा उतने ही उस परमाणु या उस तत्व की संयोजकता होती है। अर्थात ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 यहाँ पे निश्चित हो रहा है। अर्थात हम ऑक्सीजन की संयोजकता को ध्यान में रखते हुए कार्बन के ऊपर में 2 बंध लगाएं
और इस समूह को बच्चों कार्बोनिल समूह कहते हैं। कौन से समूह कहेंगे? कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब कार्बोनिल समूह से एक OH समूह जुड़ा हुआ हो और कार्बनिक यौगिक का निर्माण करे, और उस कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता पूरा हो रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से हो रहा है। एक संयोजकता ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा है ना? तो एक और एक 2 हो गया। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गया। यहां भी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ऊपर एक ठो, नीचे, ये नीचे में, बगल में ऐसे जुड़ा है, अर्थात एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कार्बन की संयोजकता 4 है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अर्थात CH3 एकल बंध, C द्विबंध, ऑक्सीजन एकल बंध, O और H। इस प्रकार से इसको हम संरचना सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे? व्यक्त करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये मूलक है। कौन सा मूलक है? एल्किल मूलक। और आप सब जानते हो एल्किल मूलक को R के नाम से भी लिखते हैं। तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं? RCOOH। यदि कहीं ऐसा जुड़ा है बच्चों, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होगा। यदि R के जगह में CH3 है तो वो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। बनेगा ना? तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसको तोड़ के और लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये R है, फिर एकल बंध, फिर कार्बन है, फिर द्विबंध ऑक्सीजन, फिर एकल बंध OH। अर्थात कार्बन R कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध और एक OH समूह से जुड़ा हुआ है। ये इसकी संरचना सूत्र होगी। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये किसके व्युत्पन्न होगा। व्युत्पन्न का मतलब होता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है किससे बनता होगा, है ना? तो सामान्य शब्दों में या सरल शब्दों में ये कहें, किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं और COOH समूह जोड़ देते हैं, तो जो बनी हुई उत्पाद है क्या कहना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। देखें इसको हम इस प्रकार से व्युत्पन्न मानते हैं। व्युत्पन्न या इसको एल्केन के व्युत्पन्न लिखते हैं। एल्केन के व्युत्पन्न मानते हैं। कैसे भैया? एल्केन, कोई भी एल्केन ले लेते हैं। मान लीजिए हम CH4 लिए, CH4 का नाम क्या होगा? मेथेन। मेथेन, इस मेथेन में हम एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। माइनस H का मतलब क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसमें COOH समूह, इसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। समूह क्या हो जाएगा? धन मतलब जुड़ जाएगा। तो जो बनी हुई प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल कहलाएगा। देखें CH3, एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और COOH इसमें जुड़ जाएगा, COOH। तो यही तो कहलाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल।
इस प्रकार से हम इसे एल्केन के व्युत्पन्न मानते हैं। व्युत्पन्न मतलब से बनता है या से बना हुआ, से पैदा हुआ, उसको व्युत्पन्न मानते हैं, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं। अब हम अगला चलते हैं, हमारा जो मुख्य बिंदु के अंतर्गत परिभाषा, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक R समूह या एक एल्किल मूलक से COOH समूह जुड़े हुए होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल कहलाते हैं। अगला कहना चाहिए हमारा जो मुख्य बिंदु है IUPAC नाम। इसके लिए हम एक सारणीबद्ध तरीके से करते हैं। सारणीबद्ध करते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल। इसका हम नामकरण करते हैं। नामकरण में मुख्य रूप से इसमें IUPAC नामकरण होता है, नामकरण। वैसे दो नाम होते हैं, एक नाम को साधारण नाम कहते हैं और दूसरे नाम को हम IUPAC नाम कहते हैं। हर कार्बनिक यौगिक के दो नाम होते हैं। मैंने पूर्व कालखंड में भी बताया कि कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे हम मानव हो, हमारा भी दो नाम होता है। एक नाम वैज्ञानिक नाम होता है और एक नाम साधारण, जिसने परिवार ने जो नाम रख दिया है। वैज्ञानिक नाम हर का एक ही होता है। इसी प्रकार से ये भी किसी कार्बनिक यौगिक का वैज्ञानिक नाम होता है। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में जानना चाहें तो अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या हो गया, हमारे देश के बाहर, माने इंडिया के बाहर। कितने देश हैं? बहुत सारे देश हैं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, कोरिया है, बहुत सारे देश है ना। माने इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा बनाया गया रासायनिक नाम, अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा बनाया गया रासायनिक नाम। और जाहिर है कौन लोग बनाएंगे? वैज्ञानिक लोग तो बनाते हैं। तो उस कार्बनिक यौगिक का कौन सा नाम हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम एसिटिक अम्ल का क्या होगा, हम सारणीबद्ध कर लेते हैं। पहला एक कॉलम खींचते हैं इस प्रकार से, इसमें एल्केन का नाम लिख लेते हैं, एल्केन का नाम। ये दूसरा कॉलम में खींचते हैं इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। तीसरा कॉलम में खींचते हैं हम इसका सामान्य नाम मतलब बोलचाल में, है ना, माने क्षेत्रीय नाम। आप छत्तीसगढ़ में हो तो उसको किस नाम से पुकारोगे, या केरल में हो तो किस नाम से पुकारोगे, या अमेरिका में उसका क्षेत्रीय नाम हो सकता है अलग होगा, है ना। तो इसको हम सामान्य नाम से बोलते हैं। और अंतिम में एक कॉलम होगा, इस कॉलम में हम सामान्य सूत्र या सूत्र के नाम से करते हैं। इस कॉलम खींचने में सबसे पहले कोई भी एल्केन का नाम ले लेते हैं। एल्केन, तो पहला एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या है बच्चों? मेथेन। क्या है? मेथेन, जिसका सूत्र होगा CH4। क्लियर? CH4 का IUPAC नामकरण करते हैं हम।
है ना, किसमें, हम एसिटिक अम्ल में। तो CH4 में एक हाइड्रोजन निकल जाता है ना, CH4 में एक हाइड्रोजन निकल जाता है और COOH जुड़ जाता है, तो क्या सूत्र बना, CH3COOH। तो सूत्र में CH3COOH हो जाएगा। इसके जो सामान्य नाम एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो सामान्य नाम में एसिटिक अम्ल आ जाएगा, लिख लेंगे। लेकिन हमको IUPAC नामकरण करना है। IUPAC नामकरण में एक नियम होते हैं। एल्केन में, जैसे हम इंग्लिश में एल्केन को लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए इसके नियम थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या नियम होगा, एल्केन को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ALKANE, ठीक है बच्चों। तो इसमें अंतिम शब्द कौन सा है, अक्षर E है। तो E के स्थान पे OIC शब्द जोड़ देते हैं। इसको हिंदी में ओइक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओइक बोलते हैं। तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, इसको मान लीजिए मैं ऐसे तीर का निशान लगा के यहां से एक नया बनाऊं, तो एल्केनोइक अम्ल। अंतिम में क्या शब्द जोड़ देते हैं, अम्ल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे OIC और अम्ल, यहाँ पे एसिड, ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। अब तो ये एल्केन में हुआ। अब एल्केन में हम क्या लिए हैं, मेथेन, है ना। तो मेथेन में, उदाहरण के लिए मेथेन लिए हैं, तो ये जो है मेथेन को हम ऐसे लिखते हैं ना, ये तो E के स्थान पे हम क्या शब्द जोड़ देंगे, OIC और अंतिम में एसिड। तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड। क्लियर है, मेथेनोइक एसिड। क्यों मेथेनोइक हो रहा है, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 है इसमें। CH4 का IUPAC नाम CH3C नहीं, इसका एक कार्बन वाला, ये तो में 2 कार्बन वाला हो गया, है ना। 2 कार्बन, तो ये यहीं से गलत लग रहा है हमको, है ना। इसका मतलब ये है कि ये एल्केन में 2 कार्बन वाले से वो बनेगा, है ना। तो बिल्कुल वो गलत होगा। ये जो है इसका सामान्य जो सूत्र हो जाएगा HCOOH होगा, और इसका साधारण नाम होगा फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल होगा। अब क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल होगा इसका IUPAC नाम, मेथेनोइक अम्ल। ये देखिए CH4 एल्केन को लिए हैं, इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्यों मेथेनोइक अम्ल बना, इसका नियम है, एल्केन में E के स्थान पे ओइक शब्द जोड़ देते हैं, तो जो बने हुए जो शब्द है क्या बन जाएगा, एल्केनोइक बनेगा। और हम मेथेन लिए हैं, तो मेथेन में E के स्थान पे OIC एसिड जोड़ देंगे, तो मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल कहलाएगा। क्लियर एकदम। यदि आपको प्रश्न ये पूछता है कि HCOOH का IUPAC नाम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, HCOOH। सबसे पहले ध्यान रखना, HCOOH में कार्बन की संख्या को पहले गिनना। किसको गिनना है हमको, कार्बन की संख्या को गिनना है। और कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। और 1 कार्बन है, अर्थात ये एल्केन में जाते हैं, तो वो किससे बना हुआ है, मेथेन से। किससे बना हुआ है, मेथेन से। अर्थात मेथेन में E के स्थान पे
या ई को हटा देते हैं और उसके जगह में OIC और अम्ल लिख देते हैं तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार से ये IUPAC नाम एल्केन के व्युत्पन्न से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, मेथेन के बाद 2 कार्बन वाले क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। C2H5 प्लस H माना C2H6, इस प्रकार से ये होगा। इस प्रकार से हमने एसिटिक अम्ल में उसके IUPAC नामकरण का के बारे में चर्चा कर रहे हैं। CH4 एक कार्बन वाला है। एक्चुअल में एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होती है, इसके बारे में जानना है हमको। तो इसके अगला एल्केन का नाम होगा C2H6। अब आपको इसका नाम जानना जरूरी है। C2H6 का नाम क्या होगा, एथेन। क्या होगा बच्चों, एथेन। इसी से तो अगला कालखंड में जो हम एल्कोहल पढ़े हैं, एथिल एल्कोहल, इसी से बना है ना, C2H5OH, तो एथिल एल्कोहल है। और इससे जो एल्कोहल बना था वो मेथिल एल्कोहल था। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH जुड़ा है। हम आज पढ़ रहे हैं एसिटिक अम्ल अर्थात क्रियात्मक समूह COOH वाला पढ़ रहे हैं। तो C2H6 एल्केन में जो हमारा सामान्य नाम इसका होगा, अर्थात सूत्र इसका CH3COOH। CH3COOH क्यों CH3COOH होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, 2 कार्बन वाले जो एसिटिक अम्ल में जो सूत्र है 2 कार्बन वाले, तो ये एसिटिक अम्ल कहलाता है। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल। हमको याद रखना है, निश्चित रूप से हमको अम्ल शब्द जोड़ना है इसमें, है ना। साधारण नाम में बता दूं आपको, साधारण या सामान्य नाम में कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करते हैं तो IC शब्द जोड़ देते हैं अंतिम में। ये IC एसिटिक IC जुड़ा है ना, इसमें भी देखो फार्मिक IC जुड़ा है। तो IC साधारण नाम में जोड़ते हैं, लेकिन IUPAC नाम में क्या जोड़ते हैं, OIC ओइक जोड़ देते हैं। तो 2 कार्बन वाले हैं तो एथेन से बना है। ये किससे बना है, एथेन से। तो ETHANE, ई के जगह में OIC और एसिड शब्द जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक। बहुत बढ़िया, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे एथेनोइक अम्ल होगा। आप 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी संरचना सूत्र नामकरण का नाम करते जाएंगे। उदाहरण के लिए बताऊं आपको, एक और C3H8 माने 3 कार्बन वाले जो एल्केन है उसको हम प्रोपेन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपेन कहते हैं। अर्थात प्रोपेन से जो बना हुआ होगा क्या होगा, CH3CH2COOH। CH3CH2COOH। तो इसका सबसे पहले साधारण नाम देखते हैं। साधारण नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम प्रोपियोनिक। क्या होगा, प्रोपियोनिक होगा ना। क्यों प्रोपियोनिक होगा, क्योंकि प्रोपेन से बना है तो प्रोपियोनिक अम्ल हो जाएगा। प्रोपियोनिक अम्ल।
इसका आईयूपीएसी नामकरण देखते हैं। प्रोपेन से बना है, ई को हटा देते हैं और उसके जगह में OIC शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक। इसमें बना है प्रोपियोनिक, अब वो प्रोपेनोइक, दोनों में डिफरेंस है। बोलने पे ऐसा लगता है कि दोनों समान है। प्रोपियोनिक और प्रोपिनोइक अंतर लग रहा है ना। तो प्रोपेनोइक और अंतिम में क्या लिख देते हैं? अम्ल शब्द लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एसिटिक अम्ल का एक सारणी के द्वारा हम इसका नामकरण किए। आपके प्रश्न इन तीनों कार्बन वाले में आ सकता है आईयूपीएसी नाम। तो बच्चों इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से आईयूपीएसी नाम महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बनिक यौगिक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके आईयूपीएसी नामकरण भी महत्वपूर्ण होते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। कैसे? इसका नाम और माने सूत्र और आईयूपीएसी नाम लिखिए। कैसे? परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है, फॉर्मिक अम्ल के सूत्र एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए। 1 नंबर का है ना। तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, HCOOH फॉर्मिक अम्ल है और उसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्यों मेथेनोइक अम्ल होगा बच्चों? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 है और 1 कार्बन वाले जो एल्केन होता है वो मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। अर्थात मेथेन से बना हुआ OIC शब्द जोड़ देते हैं उसमें और अंतिम में अम्ल जोड़ देते हैं तो मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। ये आईयूपीएसी नाम। अब हम बनाने की विधि, एसिटिक अम्ल को कैसे बनाते हैं? एसिटिक अम्ल को बनाने की विधि। अम्ल को बनाने की विधि। पहला, प्रयोगशाला में। कहाँ? प्रयोगशाला में, माने लैब में हम एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, किस विधि के द्वारा या किस प्रोसेस से हम उसको प्राप्त करेंगे। तो पहला है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। बच्चों जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में बनाने की विधि पढ़ते हैं तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हिंदी में यंत्र। मतलब गोल पेंदी वाली एक कांच का बर्तन होगा, फ्लास्क होगा, उसमें एक निकास नली लगा रहता है, संधारित्र से जोड़ देते हैं, नीचे बर्नर रहता है, उसको बालू उष्मक से गर्म किया जाता है। तो ये सारी चीज है, लेकिन आपके कोर्स में सचित्र वर्णन नहीं है ना, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र आप रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करें उसका अध्ययन करते हैं। तो हम एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल, अब आपको सूत्र पूछना चाहूं, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा बच्चों? यस,
C2H5OH, बहुत बढ़िया। तो C2H5OH इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। और एक चीज और बताता हूं, इस एथिल एल्कोहल को कैसे बनाए थे हम कल? शराब कहते हैं ना, आप सब गांव से हो, अब गांव में भी शराब बनाते हैं, है ना, भाप आसवन से, है नहीं? कुछ जो शराब बनाते हैं जिससे उसको 2-3 दिन सड़ाते हैं एक ठो पात्र में, है ना, उसके बाद में उसको बहुत बड़ा वाला पात्र में डालते हैं, पानी डालते हैं और नीचे से आग गर्म करते हैं और छोटा सा बर्तन और रखते हैं वहां पे, और ऊपर में पानी डालते हैं, ठंडा पानी, और नीचे धीमी आंच में गर्म करते हैं। माने वो भाप जो है पानी के टच में आता है, और कोई भी भाप जब पानी माने ठंडा टच में आता है तो वो द्रव बन के वो नीचे एक छोटा सा पात्र में इकट्ठा हो जाता है। वही तो क्या है? शराब है। शराब का मतलब एथिल अल्कोहल। ऐसी तो कल बनाया है औद्योगिक रूप में, प्रभाजी आसवन कहते हैं उसको। तो ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है। अब हम इसको क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, लेकिन 2 उत्प्रेरक इसमें यूज होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन, क्लियर? तीर का निशान लगाते हैं और हम इसमें ये ऑक्सीजन को इसमें अभिक्रिया करने लायक बनाने के लिए हम एक ऑक्सीकारक एजेंट इसमें डालते हैं, और उसका सूत्र होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 का नाम क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होगा बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये वो नहीं है, ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक है। और धन सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसका ऑक्सीकरण करते हैं। ये हमारा क्या हुआ? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीजन की क्रिया कोई भी ऑक्सीकारक K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं, तो हमें सीधा सीधा क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। देखिए, ये C2H5 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपके समझने की सुविधा के लिए लिख सकते हैं। देखिए, CH3CH2OH लिख सकता हूं मैं, CH3CH2OH लिख सकता हूं। इसमें कितने कार्बन है? 2, यहां 2। कितने हाइड्रोजन है? 5, यहां 5, दोनों बराबर लग रहे हैं। एक OH एक OH। क्लियर? तो देखिए, ये जो ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है ना, चलिए, ये ऑक्सीजन, ये तो C2H5OO है ना, इसमें बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, मान लीजिए मैं ये ऑक्सीजन को यहां पे लाता हूं, CH3COO और एक H, तो एक H यहां बचा, एक O बचा और एक H ये वाला, तीनों में क्या बना? पानी, H2O। ऐसे ही तो बनेगा। देखिए यहाँ पे CH3, फिर C, फिर यहां से 2 O लेते हैं, O, और यहाँ के एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, तो एक हाइड्रोजन बचा, और ये हाइड्रोजन H2 और एक O बन जाएगा, H2O। तो ये जो बने हुए जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है, क्या बना? एसिटिक अम्ल। लिख सकते हैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल। अच्छा, आपका प्रश्न है, पुनः एक बार इस समीकरण को बता दीजिए सर, है ना? पुनः बताता हूं। देखिए,
हमने एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि का अध्ययन कर रहे हैं। प्रयोगशाला में सामान्य बताऊं मैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कुछ मात्रा में लेते हैं, है ना, लगभग 5 ग्राम लेते हैं। सांद्र H2SO4 25 मिलीलीटर लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। किसकी उपस्थिति में? C2H5OH। ऊपर मतलब एक थिसिल कीप होता है, जैसे हम मिट्टी तेल को डालते हैं, एक तो कीप होता है ना, वैसे ऊपर से कीप के माध्यम से C2H5 लगभग 500 मिलीलीटर इसमें C2H5OH डालते हैं। अब ऑक्सीजन नहीं डालते हैं, तो डालने की जरूरत है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन किसमें मौजूद है? इसमें मौजूद है नहीं है क्या? ये देखो O7 और O4 दोनों में ऑक्सीजन है, निश्चित रूप से ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहीं से ये ऑक्सीजन ले लेता है, ग्रहण कर लेगा, अर्थात किसी दूसरे से ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या क्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। तो ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन को देता है वो ऑक्सीकारक हो जाता है। तो ऑक्सीजन को कौन दे रहा है? K2Cr2O7 दे रहा है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर यहाँ तो अलग से आपने लिखा है, जब ये दे रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है? तो मत लिखो ना, है? नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम और आपको इतना थोड़ी मालूम है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वो तो प्रयोगशाला में जब अभिक्रिया होता है तब इनको मालूम होता है। किसको? एथिलीन को। आप और मेरे को नहीं पता होगा, और आप और मेरे को कब पता होगा? जब अलग से लिखेंगे तब पता होगा, इसलिए लिख दिए हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये ऑक्सीजन सीधा सीधा कार्बन के जो हाइड्रोजन की जो बीच है वहां पे आके जुड़ जाता है। अर्थात इसको C2H5 को हम OH को ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। तो CH3COOH, तो यहां से एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन ये H2 बना और एक ऑक्सीजन। आपका प्रश्न ये भी है, सर ये दोनों ऑक्सीजन यही क्यों जुड़ रहा है? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से मिलके पानी बनाना चाहिए। उद्देश्य ऑक्सीकरण है, बनाना क्या है हमको? एसिटिक अम्ल बनना है। तो जो ऑक्सीकारक एजेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वही तो उत्पाद बनाएगा, है? जो उसमें मौजूद है पहले से, वो किसी कारण से गर्म होकर के या कोई कारण से वहां से निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो ऑक्सीजन मौजूद है वो निकलेगा और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से CH3COOH बना एसिटिक अम्ल और H2O। यहाँ का संतुलित है, ये संतुलित है। कार्बन कितने हैं? 2 है। कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। देखो 5 और 1 6 है, समझो 3 4 5 और 1 6। क्लियर? ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3। संतुलित समीकरण आपका इस प्रकार से प्रयोगशाला में आपका जो एसिडिक अम्ल है वो इस समीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए अगला जो हमारा बनाने की विधि है वो औद्योगिक रूप से, ये तो बहुत कम मात्रा में है, मेरे को इतना का जरूरत है। तो जब इतना बनाना है मेरे को वो एसिटिक अम्ल, तो बड़ा यंत्र लेना पड़ेगा या एक उद्योग लगाना पड़ेगा जिसको इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री में बनाने की जो विधि है उसको औद्योगिक निर्माण कहते हैं, बृहद पैमाने में जिसको प्राप्त करना होता है। तो औद्योगिक निर्माण में बनाने की विधि शीघ्र सिरका विधि के द्वारा बनाया जाता है। शीघ्र सिरका विधि, रैपिड विनेगर मेथड, है ना। नंबर दूसरा, जिस मेथड्स का नाम है या जिस विधि का नाम है उसको शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। शीघ्र सिरका विधि।
बच्चों शीघ्र सिरका जो विधि है वो हम चर्चा करें उसके पहले कहना चाहिए जान लेते हैं। शीघ्र मतलब होता है बहुत जल्दी बनने वाला, है ना। और बहुत जल्दी कोई भी चीज बनेगा, जाहिर है उसको जल्दी कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, या ऊपर से कोई पदार्थ डालना पड़ेगा जिससे जल्दी से अभिक्रिया हो। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। आपको चाय बनाना है 2 कप, है ना, 2 कप चाय बनाना है। आप 2 कप चाय को 5 मिनट में भी बना सकते हो और 2 मिनट में भी बना सकते हो, अब कैसे, सर मैंने 2 कप पानी लिया या दूध लिया, चाय पत्ती डाला, शक्कर डाला, अदरक डाला और उसको गैस या टेम्परेचर या ताप में रख दिया, है ना। कितनी आंच में, फुल आंच में, पूरे आंच में कहना चाहिए, फुल बत्ती जला दिया सर, 2 मिनट में चाय तैयार हो गया। ठीक है, देखो हम आंच या तापमान में जा रहे हैं, पुनः दोहराते हैं एक प्रोसेस को। हमने लिया सेम प्रोसेस, 2 कप दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, है ना, और उसको गैस में रख दिए और धीमी आंच में चालू किए, है ना। सर 2 मिनट में बन ही नहीं रहा है, 5 मिनट लगा। देखो डिफरेंस, 2 कप को आप 5 मिनट में बना रहे हो और 2 कप को आपने सिर्फ 2 मिनट में बनाया, है ना। अंतर क्या हुआ, तापमान एक में अधिक लगा, एक में तापमान कम लगा। इसी प्रकार से कोई भी चीज को बनाने के लिए, हमें शीघ्र क्रिया कराने के लिए ऊपर से कोई भी पदार्थ को मिलाते हैं जिससे अभिक्रिया बहुत अधिक हो या बहुत जल्दी हो, इसको हम रैपिड कहते हैं। उसी प्रकार से ये एसिटिक अम्ल बनाने की बहुत शीघ्र माने रैपिड विधि है। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या मिलाया जाता है ना, क्या मिलाया जाता है। अर्थात हम शीघ्र सिरका विधि से एसिडिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। शीघ्र सिरका विधि एल्कोहल से प्राप्त करते हैं। सीधे सीधे बता दूं बच्चों, एल्कोहल की क्रिया एक बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है। माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, उस जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया कराई जाती है और ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन सीधा सीधा एल्कोहल ले लेता है और क्या बना देता है, CH3COOH। अब वही जीवाणु कौन सा जीवाणु, माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर बोलते हैं इसको। ये जो है ना शीघ्र अभिक्रिया कराता है, किसको बनाने के लिए, एसिटिक अम्ल बनाने के लिए। किसमें, एल्कोहल में। और हम एल्कोहल में कहना चाहिए जब डालते हैं तो वो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात आज हमने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत मुख्य बिंदु एसिटिक अम्ल का सामान्य परिचय, परिभाषा, IUPAC नामकरण, सामान्य बनाने की विधि, लेब में बनाने की विधि और साथ ही साथ शीघ्र सिरका विधि का सामान्य चर्चा किया, अध्ययन किया। धन्यवाद।